वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला सीखा था, वो यहाँ लिखा हुआ है। और आज के लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे बाय मींस ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो छोटा सा एक एप्लीकेशन, हमारे पास चार वेक्टर्स दिए हैं अगेन 3 डायमेंशनल सेटिंग में। तो ये जो चीज़ है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्रॉस प्रोडक्ट्स। इंटरेस्टिंग। तो इसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से दिखा सकते हैं कि वो इसके बराबर है। ओके, नाइस फॉर्मूला, खुद से ट्राई करें प्रूव करने का। ओके, सो ये जो चीज़ है ये क्लियरली इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर है। ओके, पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, उसको हम साइक्लिक शिफ्ट्स की मदद से ऐसे लिख सकते हैं। करेक्ट, बट व्हाट इज दिस? इसके बराबर है, पर फॉर साइकोलॉजिकल रीजंस मैं एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, सो दैट जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऐसा दिख जाए। ओके, और यहाँ पे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, विच इज इक्वल टू, ये चीज़ है, देखते हैं। तो ये वाला टर्म मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, माइनस साइन तो है ही, ये यहाँ पे है और ये वाला यहाँ पे है, तो ठीक है, दैट्स इट। सो गुड टू रिमेंबर, अगर याद रह जाए तो मे बी एक नोटेशन यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अगर डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता है तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज ए डॉट एक्स, ए डॉट वाई, और यहाँ पे बी डॉट एक्स, बी डॉट वाई। ओके, अगर डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता है तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है, याद रखने में आसानी होती है। राइट, एकदम सरल सी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एनीवे, सो दिस इज़ वन थिंग। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं अगेन 3 डायमेंशनल सेटिंग में, तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो स्क्वायर ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज थ्री गाइज। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो लेट्स सी, खुद से प्रयास करें। सो द गिवन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट this is equal to राइट, ये इसके बराबर है। और अब वो यूज़ कर लेते हैं जो अभी अभी सीखा। तो लेट्स कॉल दिस थिंग समथिंग, इसको x बोल दिया और इसको y बोल दिया। तो जो अभी सीखा उससे हम इसे लिख सकते हैं क्या, ए डॉट एक्स, ए डॉट एक्स, और फिर क्या आता है, थिंक बी डॉट वाई। ये आता है। सो दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज ए डॉट एक्स, मैं साइड में लिख देता हूँ। जस्ट नोट दैट ए डॉट एक्स इज equal to that thing. What is b dot y? b dot y is bca, which is same as abc, तो वो भी इसी के बराबर है। फिर a dot y 0 है, और आई थिंक b dot x भी 0 ही आएगा। यस, तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस, और फिर वहाँ से तुरंत हमें मिल जाएगा कि दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो वो जो पिछले स्लाइड में सीखा उससे शॉर्टन हो गया हमारा प्रूफ,
पर नहीं भी वो पता होता तो हम यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खेल देते. दिस इज़ वन वेक्टर, वेल दिस इज़ वन वेक्टर दैट इज़ क्रॉस्ड विद द क्रॉस ऑफ टू वेक्टर्स. वहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाते, फिर 2-3 बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते तो आ तो जाता ही अल्टीमेटली. ओके, और एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, मोर और लेस एक्सरसाइज ही है. शो करना है कि अगर ए बी सी डी 4 वेक्टर्स हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये 0 है हमेशा. ओके, सो आई थिंक आई विल जस्ट लीव दिस एज एन एक्सरसाइज. राइट, जो भी सीखा फॉर्मूला तुरंत उससे हो जाएगा. फिर एक जेई का सवाल, ये इंटरेस्टिंग है. 4 यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इम्पॉर्टेंट कि ये यूनिट वेक्टर्स दिए हैं. और फिर ये 2 कंडीशंस दी हैं उनके ऊपर, अजीब सी कंडीशंस हैं ये. और फिर पूछा है पहला ऑप्शन ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब मैं इनको पार्स करता हूँ क्योंकि वेक्टर्स की कोप्लेनैरिटी का कोई मतलब नहीं होता, एटलीस्ट हमारे लिए तो नहीं होता. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. So first statement is ABC are linearly independent. Second statement is BCD are linearly independent. Third statement is B and D are linearly independent. And last statement is कि A and D are linearly dependent and B and D are linearly dependent. तो parallel का मतलब होता है linearly dependent. ओके, तो ये है प्रश्न, कौन से ऑप्शन सही है. सोचें इस पे. तो अभी जो हमने सीखा जो फॉर्मूला इसका, उससे तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था. पॉइंट इस, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इसको किसी तरह से यूज़ करना है. वो उस फॉर्मूले में जाएंगे तो अलजेब्रा में खो जाएंगे. सो थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू लेके इसमें सोचेंगे अगर, तो व्हाट इज़ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इज एटमोस्ट 1. क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1. तो इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा नहीं है, उसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड भी 1 से बड़ा नहीं है. पर 2 वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा नहीं है, उन्हें डॉट करके अगर 1 मिल गया तो क्या इसका मतलब है? ये तभी हो सकता है जब वो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 ही हो और वो दोनों वेक्टर्स सेम ही हों. तो हम इसे अब प्रूव करेंगे एल्जेब्राइकली. ज्योमेट्रिकली दिस शुड बी ऑब्वियस. ठीक है, सो नाउ algebraic proof is the following. Say x is a cross b and y is c cross d. Okay, what is mod x? So mod x is at most 1 and mod y is also at most 1 by the same reasoning. तो ये जो इनइक्वालिटी है ये वाली और ये वाली लाग्रांज आइडेंटिटी से देख सकते हैं, या कॉमन सेंस. राइट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट? इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द और मॉड ऑफ द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम. तो वो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता. ठीक है, फाइन. नाउ व्हाट इज, हम शो क्या करना चाह रहे हैं? सो वी क्लेम दैट x इक्वल्स y. यहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ करेंगे कि x डॉट वाई इज़ 1. प्रूफ ऑफ द क्लेम, वेल x इक्वल्स y दिखाना है तो हम डिफरेंस लेके स्क्वायर ले लेते हैं. दिस इज इसके बराबर है, पर ये खुद जो है, जो लास्ट वाला टर्म है वो तो -2 ही है क्योंकि x डॉट वाई इज़ 1. ठीक है, बट दिस इज एट मोस्ट 1 + 1 - 2 क्योंकि mod x is at most 1 and same for mod y. तो दिस इज बाउंडेड बाय दैट, बट दिस इज 0. तो हमें क्या मिला कि ये चीज़ पॉजिटिव नहीं है, पर ये चीज़ नेगेटिव भी नहीं है. दिस इज द स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर, तो ये नेगेटिव भी नहीं है. एंड दैट शोज कि x मस्ट बी इक्वल टू y. तो हमें पता चला कि a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d. और हमको इनफैक्ट ये भी पता चला कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है. x और y तो बराबर हैं ही, उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होने की वजह से उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होना पड़ेगा. राइट, सो
सेकंड क्लेम, मे बी इसको सेपरेट क्लेम बनाना बेहतर है, क्लेम 2, कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 है। एसेंशियली हम इसे प्रूव कर चुके हैं, पर फिर भी सेपरेटली एक क्लेम लिखने में बुराई नहीं है। पॉइंट इज एक्स डॉट वाई इज 1, पर एक्स और वाई बराबर हैं, देयरफॉर मॉड एक्स इज 1 एंड मॉड वाई इज 1। तो इट्स क्लियर, बट लिख दिया अलग से। ओके, सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, पर ए और बी खुद जो वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 1 केवल तब हो सकता है जब उनके बीच का एंगल 90 हो या वो ऑर्थोगोनल हो। सो वी डिड्यूस फ्रॉम ऑल दिस कि ए डॉट बी 0 है, सी डॉट डी भी 0 है, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी। ये सब हमने डिड्यूस किया। ये होपफुली समझ में आई रीजनिंग, क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, दे आर यूनिट वेक्टर्स, पर उनका क्रॉस प्रोडक्ट का भी मैग्नीट्यूड 1 है, उस वजह से उन्हें ऑर्थोगोनल ही होना पड़ेगा। ओके, सो पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी अगर हम कोई पॉइंट ओ फिक्स करें और फिर एक पॉइंट कैपिटल ए ढूंढें सच दैट दिस वेक्टर इज लिटिल ए, और एक पॉइंट कैपिटल बी ढूंढें सच दैट दिस वेक्टर इज लिटिल बी। तो ये तो 90 डिग्री मिलेगा क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है, और ए क्रॉस बी विल बी represented by a point somewhere here. Let's call this point maybe P. ठीक है, पर जो C क्रॉस D है वो भी इसी से रिप्रेजेंट होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो C क्रॉस D यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, और देयरफॉर जो पॉइंट C है, जो मतलब देयर इज अ पॉइंट C such that this the position vector of C with respect to O is the vector little c, तो वो जो पॉइंट C है वो कहाँ होगा, वो उस प्लेन में होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इससे पास होता है, यानी कि वो ओ ए बी प्लेन में ही होगा। तो जो पॉइंट C है, पॉइंट C समवेयर हियर, समवेयर इन दिस प्लेन, और उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही है, यानी कि दिस डिस्टेंस बिटवीन O एंड C इज़ 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर C इज़ 1, राइट। सो ऐसे यहाँ पे कहीं पे वो वेक्टर है, और जो वेक्टर D है वो उसके परपेंडिकुलर है। पर अब हम ये अगर यूज़ करें, ये वाला फैक्ट यूज़ करें, तो उससे हमें ये भी पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दिस गाय एंड दैट गाय, दैट इज़ 60 डिग्री, राइट। अब वो 60 डिग्री इधर भी हो सकता है और 60 डिग्री उधर भी हो सकता है, पर इतना निश्चित है कि वो इस लाइन पर नहीं है। द पॉइंट C इज़ नॉट ऑन दिस लाइन, क्योंकि अगर इस लाइन पे होता तो डॉट प्रोडक्ट हाफ तो आ ही नहीं सकता था, या तो -1 आता या +1 आता। सो मे बी आई विल ट्राई टू मेक एन एक्यूरेट फिगर सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। ऐसा ये पॉइंट C है, पर जो पॉइंट D होगा वो परपेंडिकुलर मैं बना नहीं पाऊँगा, वो ऐसा कहीं पे होगा, वो इधर कहीं पे होगा। दिस इज़ 90 डिग्री। ओके, आई होप यू कैन इमेजिन। तो अगर ये फिगर ठीक से देखें तो इट विल बी क्लियर कि ये और D, द वेक्टर B एंड द वेक्टर D कैनॉट बी लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि वो लीनियरली डिपेंडेंट होते तो पॉइंट D वुड बी ऑन दिस लाइन, पर अगर पॉइंट D इस लाइन पर होता तो पॉइंट C उसकी परपेंडिकुलर लाइन पर होता, पर पॉइंट C उसकी परपेंडिकुलर लाइन पर नहीं है, यह भी हम बात कर चुके हैं। सो वेक्टर B एंड वेक्टर D आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट द सेम वेक्टर्स और ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। Okay, so they are linearly, we have argued that they are linearly independent, तो ऑप्शन C is definitely correct। ऑप्शन A गलत है। अभी हम देख चुके हैं कि सारे पॉइंट्स A, B, C एंड द पॉइंट D, they are all lying in one plane, they share their plane with the whatever point O that we chose, so option A is definitely false। फिर ये है कि B, C, D are linearly independent, it's false for the same reason। और A एंड D आर लीनियरली डिपेंडेंट ऐसा बोला गया है इस ऑप्शन में, बट D तो इसके परपेंडिकुलर है, जो लाइन OC है उसके परपेंडिकुलर कहीं पर D आएगा, तो इट कैन नॉट बी लीनियरली डिपेंडेंट विद A, यानी कि O, A एंड D कैन नॉट बी कोलिनियर। थिंक अबाउट इट। सो इट्स अगर ये फिगर एक बार समझ में आ गया तो ऑल ऑप्शंस आर क्लियर। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, देयर इज ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, नेमली ऑप्शन C।
ठीक है, सो आई होप दिस वॉज क्लियर। मैं बहुत डिटेल में तो ये ज्योमेट्रीज की नहीं समझा पाया, पर एक बार ये चीज़ समझ में आ गई, ये वाली बातें अगर समझ में आ गई तो यू शुड बी एबल टू फिनिश ऑन योर ओन वेरी इजीली। ओके, सो हाँ, one more thing, this is a very simple exercise, JEE 2013, purely computation और कुछ भी नहीं, right? So with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.